हेलो जी एंड वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले ये बता दो। और आज हम सुपर डुपर फन और मौज मस्ती के साथ पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 5, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। चैप्टर का नाम है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। लेटेस्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका ये 5th चैप्टर बन गया है। पहले ये 7th था जितना मुझे याद है। ठीक है, तो फटाफट इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं और समझते हैं। जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा है पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि अब मैं बार बार सेम चीज़ों को थोड़ा कम एक्सप्लेन करूंगा। पहले हमने इनको अच्छे से पढ़ा था। तो यहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स के जो एरिया दे रखे हैं और फिर बताना है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये गढ़ चौरासी थे, ये जगह पूरा रटनी आपको। टांडा जो थे ये कारवां में घूमते थे। लेबरर, पैक, क्लैन जो थे आपके ये खेल से थे। सीप सिंह अहोम स्टेट से थे। और दुर्गावती ये गढ़ कटंगा। तो ये इनके अलग अलग लोग थे जो अलग अलग कहाँ से बिलोंग करते थे। आपको मैंने डायरेक्टली आंसर्स बता दिए हैं। अपनी चाहे बुक में मार्क कर लो, चाहे इनको याद कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे ये इनकी स्टोरी जो है इंडिविजुअल, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन करी है। तो जिसने नहीं देखी ना, एक बार आप जाके उस वीडियो को देख लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बाकी चीज़ें समझ में आएंगी। अब फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। द न्यू कास्ट एमर्जिंग विद इन वर्ण। अब जो वर्णास थे उसमें जो नई कास्ट एमर्ज हो रही थी, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था जातीज। ठीक है, जो अलग अलग जाति, आज भी सुना हुआ, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है। अगला, डैश वर हिस्टोरिकल वर्क्स रिटन बाय अहोम। तो अहोम लोग जो थे, उन्होंने जो हिस्टोरिकल वर्क्स लिखा उसको कहा जाता था बुरांजीज। क्या? BURANJIS, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है अगर आपको दिख रहा हो तो। द डैश मेंशंस दैट गढ़कटंगा हैड 70,000 विलेज। तो ये जो पूरा गढ़कटंगा का जो रीजन था, ये इसमें 70,000 विलेज थे। ये हमें बात किसने बताई? ये बताई थी अकबरनामा ने। ये क्या था? अकबर की स्टोरी थी, जो अकबरनामा अकबर की बायोग्राफी थी। As tribal states became bigger and stronger, they gave land grants to dash and dash. अब ये जो ट्राइबल स्टेट थे जैसे जैसे बड़े होते गए, तो इन्होंने लैंड के ग्रांट्स किस किस को दिए? पोएट्स और स्कॉलर्स को देने लगे। यानी कि बताता हूँ, वो लोग जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे या फिर पोएट्स थे, इनको भी ज़मीन गिफ्ट में देने लगे। चलो ठीक है, तुमको दे दी, तुमको दे दी, इस तरीके से। समझ में आया? चलो अब ट्रू फॉल्स बहुत सिंपल, फटाफट होता ही है। तो अपना ट्राइबल सोसाइटीज हैड रिच ओरल ट्रेडिशन। ओरल ट्रेडिशंस क्या होते हैं? जो कि आप सुनाने की कहानियां होती हैं, गाने होते हैं, इन सबको कहते हैं ओरल ट्रेडिशंस। समझ में आया ओरल का मतलब? यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ट्राइबल सोसाइटीज के ओरल ट्रेडिशंस रिच थे? एग्जैक्टली, उनके तो भैया हर तरीके के ट्रेडिशंस रिच थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सॉलिड। देयर वर नो ट्राइबल कम्युनिटीज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। हमारे जो नॉर्थ वेस्टर्न कौन सा हो गया? देखो, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। ये बात करें इस रीजन की, तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में हमारी कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी नहीं थी। एंड दिस इज क्या? फॉल्स। ऐसा नहीं था, वहां पे भी कम्युनिटीज थी। द 84 इन गोंड स्टेट्स कंटेन्ड सेवरल सिटीज। तो जो 84 था वहां पे सिर्फ एक ही था, दैट वाज गढ़, जिसकी वजह से ये हो जाता है फॉल्स। ठीक है, तो वहां पे मल्टीपल सिटीज नहीं हुआ करते थे। द भिल लिव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये जो भिल थे, क्या ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रहते थे? जी नहीं, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में नहीं रहते थे। चलो अब अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एक्सचेंज टुक प्लेस बिटवीन नोमैडिक पास्टरलिस्ट एंड सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट? अब सबसे पहले फर्क समझ लो। नोमैडिक पास्टरलिस्ट कौन होते थे? ये जानवरों के चरवाहे होते थे, और इनकी कोई फिक्स जगह नहीं है। क्या नहीं है? इनकी नो फिक्स प्लेस है ना, ये घूमते रहते थे। बट वहीं पे जो सेटल्ड एग्रीकल्चरल थे, इनके पास क्या था? इनके पास फिक्स प्लेस थी। एक शहर में बस जाते थे और वहीं पे एग्रीकल्चर किया करते थे। अब इनके बीच में किस तरीके का एक्सचेंज होता होगा, समझो। तो जो नोमैडिक पास्टरलिस्ट थे, मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल्स। सिंपल सी बात है, अपने जानवरों को लेके बहुत दूर जाते थे। एंड लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पास्टोरल प्रोडक्ट। तो जीते भी किन पे थे? या तो दूध पे, या फिर जो हमें जानवरों से प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो दे एक्सचेंज वुल, घी एक्सेट्रा। तो जानवरों से जितने भी प्रोडक्ट मिलते थे, वुल हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, ये सब वो एक्सचेंज करते थे सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट से। बदले में उनसे वो अनाज, कपड़ा, बर्तन और जितने भी आदि प्रोडक्ट होते हैं जो चाहिए होते हैं, वो सब उनसे ले लेते थे। सिंपल। अब तुम इसको चाहे आंसर को ये 5 नंबर में भी आएगा, तुम बहुत लंबा कर करके लिख सकते हो। हर चीज़ को पॉइंट में एक्सप्लेन करना, हमेशा याद रखना। आंसर किस में लिखते हैं? पॉइंट में लिखते हैं। सुपर सॉलिड है गया जी।
चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर बड़ा है बट घबराना नहीं, मैं बता दूंगा कैसे कैसे पॉइंट्स बनाने। हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अहोम स्टेट ऑर्गेनाइज? सबसे पहले तो ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये चैप्टर का मेन क्वेश्चन कह सकते हो अहोम स्टेट के बारे में। तो देखो, इन 1662 पहला पॉइंट शुरू हो रहा है। The Mughals under Mir Jumla attacked the Ahom kingdom and despite their brave defense the Ahoms were defeated। तो सबसे पहले तो बेचारे जो अहोम थे उनको मुगल्स ने 1662 में मीर जुमला जो उस समय के मुगल लीडर हुआ करते थे, उन्होंने भाई हरा दिया अहोम को और बेचारे हार गए। Second point, the Ahom state depended upon forced labor and those forced to work for the state were called पैक्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अहोम स्टेट बेचारी अब आ गई उसमें, मतलब किसी और के कंट्रोल में, तो उन्हें फोर्स्ड लेबर करना पड़ा, काम उनसे करवाया गया, और वो लोग जो काम ज़बरदस्ती करना पड़ा जिनको, उन्हें कहा जाता था पैक, PAIKS। हमने पहले सवाल में भी इन्हें समझा था। ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पैक्स बाय रोटेशन and people from heavily populated areas were shifted to less populated areas, thus breaking up the Ahom clan। अब होता क्या था, मुगल्स ने ये रूल बना रखा था कि हर शहर से कुछ पैक्स को भेजा जाएगा रोटेशन में, कि कुछ दिन तुम आओ, कुछ दिन तुम आओ, कुछ दिन तुम आओ। इसकी वजह से अब भाई, क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव भी किया जाता था, कई बार मार दिए जाते थे, फैमिलीज डरती थी जाने से, तो क्या होता था, लोग दूर दूर जाके सेटल होने लगे, शहर से दूर ही हट गए, भैया शहर से हटेंगे तो हमारा नंबर ही नहीं आएगा, जिसकी वजह से पूरा अहोम क्लैन जो है वो ब्रेक हो गया। नाउ during the first half of the 17th century the administration became quite centralized, but जैसे जैसे 17th century आई, एडमिनिस्ट्रेशन एक सेंट्रलाइज्ड बन गया, एंड ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल्स served in the army during the war। They were engaged in building dam, irrigation system and other public work and also introduced new method of rice cultivation। अब जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ती गई, एक सेंट्रलाइज सिस्टम आ गया, मुगल्स के ऑलरेडी हमेशा से अंडर में रहे हैं वो, तो जितने मेल्स थे वो सब आर्मी में चले गए, बाकी उन्हें डैम्स बनाए, इरिगेशंस किया, या जितने भी पब्लिक के काम थे, राइस का कल्टीवेशन किया। तो जो अहोम सोसाइटी थी वो क्लैंस में डिवाइड हो गई, किसके, इनटू क्लैंस और खेल अलग अलग, या तो वो क्लैन में बट गए या खेल में बट गए। अब जो एक खेल होता था, ऑफन कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेस। अब खेल किसका होता था, 4 से 5 गांव को मिला के खेल कहा जाता था। द पीजेंट्स वॉज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी एंड इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटीज कंसेंट। ये बड़ी चीज़ थी कि जितने भी पीजेंट होते थे उनको जो ज़मीन मिलती थी कम्युनिटी से, और राजा के पास भी ये पावर नहीं होती थी कि वो जो ज़मीन उनको मिली है, कम्युनिटी ने जो दी है, वो उनसे छीन सके। समझ आया? बढ़िया। अब व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन द वर्ण बेस्ड सोसाइटी। तो वर्ण बेस्ड सोसाइटी थी, उसमें क्या क्या बदलाव आए, समझो। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो कंसिडरेबल चेंजेस टुक प्लेस इन अ वर्ण बेस्ड सोसाइटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसे कहते हैं चालाकी का आंसर का लेंथ बढ़ाना। क्या है, कुछ नहीं, बस इसमें आप लिखो कंसिडरेबल, मतलब काफ़ी चेंज हो गया था, वेरी लार्ज चेंजेस। अब क्या होते हैं देखो, वर्ण बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरैक्टेड विद ईच अदर। भाई सही बात है, वर्ण बेस्ड जो सोसाइटी थी जहाँ पे वर्ण बटे हुए थे, जैसे हमारा जो लोग सेटल्ड थे समझ लो, और वहीं पे जो ट्राइबल थे, इनके बीच में कॉन्स्टेंट इंटरैक्शन तो था ही। दिस इंटरैक्शन कॉज्ड बोथ काइंड ऑफ सोसाइटीज टू अडैप्ट and change, and many different tribes took up diverse livelihood over a period of time. Many of them emerged with a caste based society। तो क्या हुआ, जो वर्ण बेस्ड सोसाइटी थी धीरे धीरे वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी होती गई, कि सब अब एक जगह रहते थे, बट उस रहने में उनके वर्क के अकॉर्डिंग क्या हो गया, डिवीजन आ गया, दैट वाज कॉल्ड कास्ट। ठीक है, और पहले क्या था, पहले आपका बर्थ प्लेस, क्या आप भैया पैदा कहाँ हो गए, इसके अकॉर्डिंग डिवीजन था, जिसको हमने पहले क्या कहते थे, वर्ण बेस्ड। ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस वॉज कॉल्ड वर्ण बेस्ड, बट धीरे धीरे जब ये वर्क बेस्ड आया तो इसे कहा गया कास्ट। ठीक है, आज के टाइम पे तो ये फिर से बर्थ बेस्ड हो गया, बट दैट इज डिफरेंट। अब अदर्स रिजेक्टेड बोथ द कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। भैया कुछ लोगों ने साफ इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, जिन्होंने कास्ट मानी ही नहीं, उन्होंने बोला भैया हमें ब्राह्मण ये वो हमें मानना नहीं। Some tribes established extensive state with well organized system of administration and became politically powerful। वहीं पे कुछ ट्राइब ऐसे भी थे जिन्होंने अपने खुद के सिस्टम्स बनाए और एक पॉलिटिकली वो पावरफुल हो गए, जैसे कि अभी तो मेरे को कोई भी याद नहीं आ रहा, बट शायद जाट तो ट्राइबल ही नहीं हुआ करते थे, बट भील कम्युनिटी थी ऐसी, समझ रहे हो,
जिन्होंने अपने खुद की वो कम्युनिटी बनाई और इतने स्ट्रॉन्ग कर लिए, पावरफुल हो गए, राजा ही इनके बढ़िया हो गए। तो एज अ रिजल्ट दिस ब्रॉट देम इनटू कन्फ्लिक्ट विद लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम एंड एम्पायर। बट दिक्कत ये होती थी क्योंकि यार ये बेचारे एज अ सोसाइटी एमर्ज हुए हैं, मतलब इतने राजा तो है नहीं, इनका पास इतना पैसा, तो फिर इनको दिक्कत होती थी कि इन्हें राजाओं से लड़ना पड़ता था, बस ये फर्क था। आगे समझ में चलो। नेक्स्ट, हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटीज चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्टेट। अब कई बार जैसे ही ट्राइबल सोसाइटीज बहुत बड़ी हो जाती थी ना, वो स्टेट बन जाती थी भाई, बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल स्टेट होता है। तो उसमें डिफरेंस क्या आता था, क्या चेंजेस आते थे। द राइज ऑफ राजपूत क्लैन टू द पोजिशन ऑफ रूलर्स सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो। एग्जैक्टली जो अभी मैं लास्ट क्वेश्चन में बात कर रहा था ना, कि अभी मेरे को कोई याद नहीं आ रहा, तो राजपूत थे वो। एक्चुअली राजपूत ऐसे थे कि जो एज अ क्लैन, सिर्फ एक क्लैन था, कुछ ग्रुप था लोगों का, जहाँ से शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे इन्होंने इतना पूरा एरिया बनाया और एक टाइम के पूरा का पूरा रूल इन्होंने बनाया। इनको सपोर्ट था ब्राह्मण्स का। मेनी ट्राइब बिकेम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। इनमें से काफ़ी लोग कास्ट सिस्टम का हिस्सा बन गए, मतलब जो उनका वर्क था उसके अकॉर्डिंग, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई कुछ। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज वर अलाउड टू ज्वाइन द रूलिंग क्लास। जो लीडिंग मतलब सिंपल सी बात है, जो बड़ी बड़ी ट्राइबल फैमिली थी, बस उन्हें ही अलाउड था रूलिंग क्लास में आना। अ लार्ज मेजोरिटी ज्वाइंट द लोअर जाति और कास्ट सोसाइटी काम के अकॉर्डिंग। ओरिजिनली सम ऑफ द ट्राइब्स सच एज द अहोम वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। अब ओरिजिनली क्या होता था, कुछ ट्राइबल सोसाइटी थी जैसे अहोम हो गया एग्जाम्पल के लिए, वो अपने खुद के भगवान को पूजती थी। बट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी इन्फ्लुएंस बढ़ा ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा, और इसी रेन में शिव सिंह जो 1714 से 44 तक रहे, Hinduism became the predominant religion, although the Ahom king did not completely give up their traditional। इस समय किसका रेन था, मतलब अहोम में था इस समय शिव सिंह का। बट हिंदुइज्म इस समय बहुत पीक पे था, बट फिर भी उस बंदे ने अपने ट्रेडिशनल बिलीफ को नहीं छोड़ा। आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुइज्म, उसने मान लिया कि वो हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर लिया, बट वो चेंज नहीं करा। ठीक है, तो आप ये भी चीज़ लिख सकते हो कि बहुत सारी सोसाइटी ऐसी थी जिन्होंने चेंज तो करा, मतलब चेंज का स्टेट बन गए, हिंदुइज्म मान लिया, बट फिर भी अपने ट्रेडिशनल बिलीफ्स को छोड़ा, पीछे नहीं करते रहे। अब जो वर्ण बेस्ड सोसाइटी थी एंड ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड विद ईच अदर, दिस इंटरेक्शन कॉज्ड बोथ काइंड ऑफ सोसाइटी टू अडेप्ट एंड चेंज। ये चीज़ ऑलरेडी आ गई, दोनों को चेंज होना पड़ा। काफ़ी सारे ट्राइब्स थे, उन्होंने अलग अलग काम पकड़ लिए, लाइवलीहुड ले लिए, और टाइम के साथ साथ मैनी ऑफ देम एमर्ज एज अ कास्ट बेस्ड सोसाइटी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपको याद रखनी है। वहीं पे अदर जो थे उन्होंने इसको भाई रिजेक्ट भी कर दिया, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। कुछ ट्राइब ऐसे थे जिन्होंने एक्सटेंसिव स्टेट और वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम को बनाया और पॉलिटिकली पावरफुल बन गए। एज ए रिजल्ट उनको कन्फ्लिक्ट होने लगे बड़े बड़े राजाओं से। तो ये लास्ट का पोर्शन सेम था लास्ट क्वेश्चन के साथ, क्योंकि सवाल भी कहीं हद तक सेम था। अगला, अब वर द बंजाराज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। जो बंजारे लोग होते हैं या होते थे एक्चुअली, जो क्या जा घूम घूम के सामान बेचते थे, क्या ये इकोनॉमी के लिए, देश की जो अर्थव्यवस्था है, क्या ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है? समझते हैं। द बंजाराज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड थे। ट्रेडर नोमैड मतलब जो सामान बेचते हैं। द कारवां ऑफ द बंजाराज वॉज कॉल्ड टांडा। जिस कारवां को लेके घूमते थे, मतलब पूरा ग्रुप होता था, उन्हें कहा जाता था टांडा। अब सुल्तान अलाउद्दीन खलजी जो थे यूज्ड द बंजाराज टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट्स। अलाउद्दीन खिलजी ने यूज़ करा, मतलब इनको, इनकी हेल्प ली कि भैया ठीक है तुम तो घूमते ही हो, एक काम करो हमारा सामान भी ले जाओ, बदले में हमसे पैसे ले लो। तो बहुत बल्क में अनाज, बहुत कुंटलों में, टनों में अनाज जो थे ये लेके जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह बेच के आ जाते थे, और बदले में सुल्तान को जो भी पैसा होता था दे देते थे। उसके अलावा मुगल आर्मी का जो मिलिट्री कैंपेन है, वहाँ पे भी ये सामान पहुँचाने का काम करते थे। They brought grain where it was cheaply available and carried them to places where they were dearer, and later again reloaded their oxen with anything that could be profitably sold। सबसे बढ़िया चीज़ ये करते थे, जहाँ जो चीज़ सस्ती है वहाँ से ले लो, और जहाँ महंगी है वहाँ जाके बेच दो। सिंपल हिसाब था। तो इसीलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट थे इकोनॉमी के लिए, याद रखना। अगला, इन वॉट वेज वॉज द हिस्ट्री ऑफ गोंड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अहोम। अहोम की हिस्ट्री हमने पढ़ ली, बट वो किस तरीके से डिफरेंट थी गोंड की हिस्ट्री से। अब गोंड भी क्या थे? गोंड भी एक जाति थी। देखो, बोथ द गोंड एंड अहोम, ये दोनों ही क्या थे? ट्राइबल कम्युनिटीज थी। सबसे पहले आपको ये पॉइंट लिखना है,
जिनके पास एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब ये दोनों ही एक अच्छी खासी एस्टैब्लिश्ड ट्राइबल सोसाइटीज थी, छोटी मोटी नहीं थी. They were divided into clan और जातीज, but both these communities were different in several aspects. अब यहाँ से आंसर शुरू हो रहा है. The Gond lived in vast forested region called गोंडवाना. तो जो गोंड लोग थे वो कहाँ रहते थे? बहुत ही जंगलों में, जिसे कहा जाता था गोंडवाना. और कंट्री इनहेबिटेड बाय द गोंड, जो कि मतलब हुआ कि गोंडवाना मतलब वो जगह जहाँ पे गोंड रहते हैं. एंड ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन टाइप की एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते थे. वहीं पे जो अहोम थे वो माइग्रेट हो गए कहाँ? ब्रह्मपुत्र वैली में. ये वैली के पास रहते थे. फ्रॉम वैली के पास मतलब नदी के पास. अब जो कि प्रेजेंट डे म्यांमार में है, पहले वहाँ से 13th सेंचुरी में वहाँ पे इन्होंने नया स्टेट बनाया, पुराने पॉलिटिकल सिस्टम को हटा के, ऑफ द लैंडलॉर्ड्स के हटा के, और नया सिस्टम बनाया. अब 16th सेंचुरी आते आते इन्होंने जो छुट्टियास का पूरा किंगडम था वो ले लिया था, और कोच हाजो एंड सबजुगेटेड मेनी अदर ट्राइब. तो ये धीरे धीरे क्या कर रहे थे? एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाते जा रहे थे अहोम जो थे. When Delhi Sultan were declining, a few large Gond kingdom were beginning. और वहीं पे जो गोंड थे उनका सीन क्या था कि जब दिल्ली सुल्तान अपने डिक्लाइन पे था, उस समय गोंड की कुछ राजा थे जो काफ़ी डोमिनेट कर रहे थे. द अकबरनामा, अ हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन, मेंशन द गोंड किंगडम ऑफ गढ़कटंगा विच हैड 70,000 विलेजेस. अकबरनामा जो किया था, अकबर की बायोग्राफी थी, उसमें तक लिखा हुआ है इस चीज़ के बारे में, गोंड राज्य के बारे में, जिसमें गढ़कटंगा जगह थी जिसके अंदर 70,000 विलेज थे. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ हुआ करती थी. एंड इसी के साथ हमारी वीडियो भाई आज की समाप्त हो चुकी है. सवाल जवाब समाप्त हो चुके हैं, बट आपको अभी जाना नहीं है. आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो, और पढ़ना अच्छा लगता है हमारे साथ तो, ठीक है. यहाँ पे और अमेजिंग वीडियोस आती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हो. अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए. बाय बाय.